लिखेंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, following costs are not included. Following costs are not included in cost of inventory. कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसी कॉस्ट हैं कि आप उन्हें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने में इंक्लूड नहीं करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड borrowing cost unless is 16 या ऑब्लिक इंडेक्स 23 परमिट। यानी मेरी बात को समझिएगा, जनरली जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्वालिफाइंग असेट बन जाए, वो क्या बन जाए? क्वालिफाइंग असेट बन जाए। क्वालिफाइंग असेट का मतलब होता है कि जिन असेट को रेडी फॉर यूज होने में कुछ समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हो वो कार के डीलर हो। अब आप अगर कार के डीलर हो तो कार आपके लिए एक इन्वेंट्री हो गई, और अब आपको कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है जिसके लिए आपने लोन ले रखे हैं। तो अब उन कार को तैयार होने में, रेडी होने में कुछ समय लगेगा। तो वो जो है वो आपके पास क्वालिफाइंग असेट की कैटेगरी में आ जाती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जनरली तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट है वो कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। लेकिन अगर आपकी वो असेट, वो इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट की कैटेगरी में आ जाती है तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? इन्वेंट्री की कॉस्ट में ले सकते हैं। नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉसेस, स्टोरेज कॉस्ट, unless necessary for प्रोडक्शन प्रोसेस। जनरली स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर स्टोर करना प्रोडक्शन प्रोसेस का ही एक पार्ट है
कई ऐसी मेडिसिन होती हैं, कई ऐसे ड्रग्स होते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही स्टोर करके रखना पड़ता है, तभी जाके उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो फिर जो स्टोरेज कॉस्ट है वो इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन दो पॉइंट के ऊपर, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। और बाकी जो कॉस्ट है वो कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी। देखिए नोट नंबर 3, लिखे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, fixed production overheads should be considered by using रिकवरी रेट। आपके जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हैं उनको कंसीडर तो करोगे, लेकिन उनको कंसीडर कैसे किया जाएगा, जो गिवन है वो नहीं, आपको रिकवरी रेट के आधार पर उनका हिस्सा लेना पड़ेगा। यानी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन overheads in closing stock, recovery rate into units of क्लोजिंग स्टॉक। आप जो ओवरहेड का हिस्सा इंक्लूड करोगे वो इस तरह से किया जाएगा, जितनी यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। तो अब बात ये आती है कि भाई इस रिकवरी रेट को कैसे निकाला जाए। तो देखिएगा, केस ए, लो प्रोडक्शन सिचुएशन। लो प्रोडक्शन सिचुएशन का मतलब हो गया एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल प्रोडक्शन। यानी ऑन एन एवरेज आपके प्रोडक्शन की नॉर्मल कैपेसिटी तो थी मान लो 10,000, लेकिन आपने इस साल एक्चुअली 8,000 यूनिट ही बनाई। तो यानी 8,000 का जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो आपकी जो नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी है उससे कम है। तो रिकवरी रेट कैसे निकालोगे, एक सिचुएशन तो ये बनेगी। और जो केस बी की सिचुएशन होगी,
हाई प्रोडक्शन सिचुएशन, हाई प्रोडक्शन सिचुएशन। हाई प्रोडक्शन सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्शन। तो बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड का जो एब्जॉर्प्शन या जो हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक के लिए लेना है वो आपके पास रिकवरी रेट के बेसिस पर लिया जाएगा। अब रिकवरी रेट निकालने की दो अलग अलग सिचुएशन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज हमारे इंड एस ने डील की है। वो बोलते हैं या तो सिचुएशन लो प्रोडक्शन हो सकती है या सिचुएशन हाई प्रोडक्शन सिचुएशन हो सकती है। आइएगा, रिकवरी रेट निकाली जाएगी। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। आपकी जो रिकवरी रेट कैलकुलेट होगी वो इस फॉर्मूले से होगी, हम फिक्स्ड ओवरहेड को एब्सॉर्ब करेंगे नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर। फिर लिखें, देयर आर some overheads which remains unallocated, which remains unallocated and must be treated as period cost. And transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिएगा, दो बातें हमारे एस ने बोली। जो रिकवरी रेट है वो तो निकालोगे किसके बेसिस पर? आप रिकवरी रेट निकालोगे जो भी आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बेसिस पर। लेकिन अब ध्यान से समझना, आपने रिकवरी रेट तो निकाली नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके, लेकिन एक्चुअली में आपने काम इतना ही किया, तो 100% कुछ खर्चा अनएलोकेटेड रह जाएगा। अनएलोकेटेड का मतलब वो चार्ज नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो एस और इंडेस है वो बोलता है कि वो जो अनएलोकेटेड पोर्शन है उसको आप इमीडिएटली कहां ट्रांसफर कर दो? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कैसे? देखो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप उससे समझिएगा तो आपको ये पॉइंट पता लगेगा। देखिए, एग्जांपल लिखेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी
आपको दे रखी है 20,000 यूनिट्स। आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वो आपने किया है 18,000 यूनिट्स का, और सेल्स हुई है आपकी 16,000 यूनिट्स। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 2,000 यूनिट का। एंड देन आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं। लीजिए, अब आपको इसका ट्रीटमेंट समझाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो चेक करो कि आपका जो गिवन डेटा है क्या वो लो प्रोडक्शन की सिचुएशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लो प्रोडक्शन सिचुएशन तब अप्लाई होगी जब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन नॉर्मल है। क्या ऐसा यहां हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब देखिएगा, नॉर्मल कैपेसिटी तो 20,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा 18,000 हुआ। तो अब हमारा जो एस है वो क्या बोलता है, ध्यान से देखना। बोले सबसे पहले तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड के लिए निकालनी पड़ेगी एक रिकवरी रेट। बोले रिकवरी रेट कैसे निकालोगे? 60,000 का खर्चा अगर आपको 20,000 यूनिट से रिकवर करना है तो यानी आपको हर एक यूनिट से 3 रुपए रिकवर करने पड़ेंगे। ये आपकी रिकवरी रेट आ गई। बट सोचिए, क्या आप एक्चुअली रिकवर कर पाए? खर्चा तो 60,000 हो गया क्योंकि आपने सोचा था हम 20,000 यूनिट बनाएंगे और बेच देंगे। उस हिसाब से आपने 3 रुपए पर यूनिट को कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन केवल 18 ही हुआ। तो आप रिकवर कर कितना पाए? तो देखिएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 18,000 यूनिट्स का इंटू 3, तो रिकवरी हो पाई केवल 54,000 की। और ये 54 भी अगर मैं बांटूंगा तो दो हिस्से में बट गया। देखिएगा, जो यूनिट बेच दी उसकी रिकवरी तो सीओजीएस में हो गई, और जो नहीं बेची वो बाद में रिकवर हो जाएगा और आज क्लोजिंग स्टॉक में शामिल हो जाएगा। तो आज क्लोजिंग स्टॉक में कितना शामिल होगा बताइए? आज देखिएगा, तो मैंने यूनिट बेची है 16,000 इंटू 3, 48,000 तो सीओजीएस के रूप में आ गया, और 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा इंटू 3 रुपए के हिसाब से 6,000 मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में आ गया। लेकिन अब समस्या क्या हुई वो बात आ रही है समझ में। मुझे एक्चुअली में रिकवर तो करने थे 60,000, क्योंकि भैया मेरा खर्चा तो 60,000 ही हुआ, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि मेरा जो प्रोडक्शन हुआ वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम हो गया। तो नॉर्मल कैपेसिटी से कम होने की वजह से 100% कुछ खर्चा ऐसा रहेगा जो अनएलोकेटेड रह जाएगा।
अनएलोकेटेड ओवरहेड्स। अनएलोकेटेड रह गया, टोटल 60 में से मैं दो ही चीजें एलोकेट कर पाया, 48 और 6, यानी 54,000। तो बस हमारा जो एएस और इंडेस है वो ये बोलता है कि ये जो रिमेनिंग अनएलोकेटेड रह गया, इस अनएलोकेटेड को इमीडिएटली पीरियड कॉस्ट मानो, क्योंकि चार्ज तो ये भी करना पड़ेगा, बट अब ये आप किसी से रिकवर नहीं कर पाए, तो ये प्योरली आपका क्या हो गया, पीरियड कॉस्ट का खर्चा हो गया फिक्स्ड ओवरहेड का, और ये पीरियड कॉस्ट पीएनडल में चली जाएगी। दैट विल बी कॉल्ड एज पीरियड कॉस्ट। तो ये ट्रीटमेंट दिया पहली सिचुएशन में हमारे एस और इंडेस ने। यानी आपको तो जो ट्रीटमेंट करना है, बेसिकली हमें क्लोजिंग स्टॉक की बात करनी है। तो आपको तो केवल क्या काम करना है, रिकवरी रेट निकालनी है, और फिर जितनी यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है उन स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दोगे आप अपनी रिकवरी रेट से, तो आपके पास वो फिक्स्ड ओवरहेड का हिस्सा आ जाएगा जो एलोकेटेड टुवर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लियर? बिल्कुल। आइएगा अब जरा बात करते हैं हम इस सिचुएशन पर एक बार। अगर हमारे पास सिचुएशन जो हो वो ये वाली हो, यानी हाई प्रोडक्शन सिचुएशन हो। अब हाई प्रोडक्शन सिचुएशन में एक समस्या है, चलिए पहले अपन जरा एक बार लिख लेते हैं। अगर हाई प्रोडक्शन सिचुएशन में रिकवरी रेट निकालनी है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। यहां पर डिवाइड एक्चुअल से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अगर मैं रेट नॉर्मल से निकाल लूं लेकिन एक्चुअल मेरा ज्यादा हो गया, तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट के भी ऊपर चली जाएगी। कॉस्ट के ऊपर क्यों चली जाएगी, आप सोचिए। आप अगर नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करते हो, मान लो जैसे मैं पिछले एग्जांपल में ही बात करूं, 3 रुपए की रेट आई थी आपकी, मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन 25,000 होता, तो 25,000 इंटू 3 75,000 हो जाता कि नहीं हो जाता। यानी आप उतना खर्चा एलोकेट कर देते जो खर्चा आपने किया ही नहीं है। आपने खर्चा तो 60,000 किया और रिकवरी रेट निकाली 3 रुपए के हिसाब से, लेकिन जब आपने एक्चुअल प्रोडक्शन मोर देन नॉर्मल कर दिया, तो आपने अपने बुक्स में एलोकेशन कर दिया 75,000 के खर्चे का, और ऐसा करते ही आपने अननेसेसरली अपनी कॉस्ट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो आपको यहां पर इसलिए अपनी रिकवरी रेट को रिवाइज्ड करना पड़ेगा। तो यहां लिख दो, कॉस्ट पर यूनिट should be decreased to ensure that inventories
are not measured, inventories are not measured above cost. कॉस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए एलोकेशन। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है रिकवरी रेट कैसे निकालनी है बस। तो अगर आपके पास हाई प्रोडक्शन की सिचुएशन आ रही है तो रिकवरी रेट के लिए आप किससे डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। आइएगा जरा एग्जांपल में हम देखते हैं, लिखें एग्जांपल। एग्जांपल नॉर्मल कैपेसिटी आपको दी हुई है 20,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा है 25,000 यूनिट्स और फिक्स्ड ओवरहेड है 60,000। फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास है 60,000 के, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है मान लो 2,000 यूनिट, ठीक है। सेल्स बाकी की हो जाएगी। अब जरा अपन ट्रीटमेंट को देखते हैं। तो मैंने जैसे ही सिचुएशन को चेक किया तो मुझे क्या पता लगा कि मेरा ये जो सिचुएशन है वो हाई प्रोडक्शन सिचुएशन आ गई। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी चला गया। तो मुझे अपनी रिकवरी रेट को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो लीजिए देखिए ध्यान से। रिकवरी रेट 60,000 डिवाइडेड बाय 25,000, यानी मेरी जो रिकवरी रेट आएगी दैट इज 2.4। देख रहे हो आप, मैंने 3 रुपए के बजाय रिकवरी रेट को चेंज कर दिया ताकि मैं किसी भी हालत में कॉस्ट के ऊपर ना जा पाऊं। वरना आप सोच के देखो, अगर 60,000 को 20,000 से डिवाइड करते तो रिकवरी रेट आती 3 रुपए, और 3 को जब आप 25,000 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, आपका खर्चा चार्ज हो जाता, एलोकेट हो जाता 75,000, जो कि लॉजिकली रॉन्ग हो गया। खर्चा 60 किया, एलोकेशन कर रहे हो 75,000 का, कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए हमारे इंडेस ने और एएस ने बोला कि आप अपनी रिकवरी रेट को रिवाइज कर दो इस तरीके से कि जब आप अपनी कॉस्ट का एलोकेशन करने जाओ तो एलोकेशन कॉस्ट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो रेट को कम कर दो, रेट पर यूनिट को कम कर दो। लीजिए, एलोकेटेड टुवर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट इंटू 2.4।
ये मेरा आंसर आ गया कि भैया जो मैंने खर्चे किए हैं उसमें से 4800 का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक के तरफ एलोकेट हो जाएगा और वो मैं अपनी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में ले लूंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि इसमें बताया गया एलोकेशन पर्पस से। दो सिचुएशन के साथ डील किया गया। कॉस्ट निकालने में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में एक समस्या थी और उसको दूर करने के लिए आपको एक रिकवरी रेट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि भैया अगर आपके पास लो प्रोडक्शन सिचुएशन है तो केवल और केवल क्या करना है, फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, उससे रिकवरी रेट निकालोगे। और अगर हाई प्रोडक्शन सिचुएशन है तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट्स से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको अपनी रिकवरी रेट निकालनी है। आइए लिखेंगे एग्जांपल। ए लिमिटेड incurred ₹20 lakh as fixed production overheads per year. It normally produces it normally produces 1 lakh units. But during the year 2020-21, production has been only 40,000 units. नॉर्मली हम 1 लाख यूनिट बनाते हैं, बट इस पर्टिकुलर ईयर में हमारा जो प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्ट रहा वो रहा 40,000 यूनिट तक। एट द ईयर एंड दैट इज ऑन 31 मार्च 2021 द क्लोजिंग स्टॉक वाज $10,000 यूनिट्स। इस पर्टिकुलर ईयर में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर is as under।
अब आपको आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। मटेरियल कॉस्ट लग रही है आपकी 500 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹250 पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ₹10,00,000। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी है। ये एक एग्जांपल है हमारे पास। कंपनी ने फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर 20 लाख रुपए का खर्चा किया और नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी आपकी 1 लाख। बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस हैपेंड, आप इस साल पर्टिकुलर ईयर जो हमारा है 2021 केवल और केवल 40,000 का ही एक्चुअल प्रोडक्शन कर पाए। तो बताइए, नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है और एक्चुअल प्रोडक्शन 40,000 है, तो ये सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी लो प्रोडक्शन सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई। तो बस हमें माइंड में जो सेट रखना है वो लो प्रोडक्शन सिचुएशन की बात को रखना है। तो आइए अब इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सबसे पहले मैंने ले लिया डायरेक्ट मटेरियल 500 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 250 रुपीज पर यूनिट, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो रिकवरी रेट निकाल लो। बीस लाख का खर्चा और डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट। तो बताइए पर यूनिट आपके पास कॉस्ट आ गई। ये लीजिए, ये आपके पास इन्वेंट्री की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 यूनिट हैं, तो अगर 10,000 यूनिट है तो आपके पास आ जाएगा, लीजिए, hence value of closing stock is equal to 10,000 into 770, 77 लाख हो गया, सॉरी। ये लीजिए, ये आपके पास इन्वेंट्री का आ गया। क्लियर? बिल्कुल। ये मैंने आपको पूरा ट्रीटमेंट समझा दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें दो बातें निकालनी है, कॉस्ट
और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, वो हमारी इन्वेंट्री बनेगी। तो अभी मैंने जितना भी डिस्कशन किया वो पूरा का पूरा डिस्कशन किसको लेकर है, इन्वेंट्री की कॉस्ट को लेकर था, कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को आप कैसे निकालोगे। आइए नोट नंबर 4, फोर्थ नोट पर आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हाउ टू कैलकुलेट एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो एनआरवी का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है, आज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, आप उसकी वैल्यू ढूंढ रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि यार ये नियर फ्यूचर में जब बिकेगा तो मुझे क्या रियलाइजेबल वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। तो एनआरवी का बेसिक मतलब ये हो गया कि जैसे ही मैं नियर फ्यूचर में अपने इस क्लोजिंग स्टॉक को बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखिएगा एनआरवी निकाली कैसे जाएगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले उठाऊंगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। जब इसे फ्यूचर में बेचूंगा तो कुछ सेल वैल्यू मिलेगी, मैंने उसका एस्टिमेशन कर लिया क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस स्टॉक को बेचने से रिलेटेड कुछ खर्चे करने पड़े, तो मेरी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो उस अमाउंट से कम हो जाएगी, तो माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट necessary to make sales। ये लीजिए एनआरवी आ गई। यानी आप जब उसे बेचेंगे तो वो कितने में बिकेगा, और उसमें से माइनस कर दो अगर बेचे जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करने पड़े, खर्चे अगर नेसेसरी हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेलिंग कमीशन आपको देना पड़ गया, किसी प्रकार का इंस्टॉलेशन का चार्जेस आपको देना पड़ गया, कुछ डिलीवरी चार्जेस आपको करने पड़ेंगे, तो जो भी खर्चा जरूरी है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो अमाउंट में क्या कर दूंगा, सेल्स में से माइनस कर दूंगा। तो अब जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एनआरवी ऑफ द प्रोडक्ट। अब मेरे पास दोनों बातें आ गई, कॉस्ट भी आ गई, एनआरवी भी आ गई। देन इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, और कंपेयर करके मैं क्या करूंगा, दोनों में से जो भी लोअर वैल्यू होगी वो लोअर वैल्यू मेरी क्या बनेगी, इन्वेंट्री की वैल्यू बनेगी, जिसको मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करूंगा। चलिएगा लिखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल, सेलिंग प्राइस ऑफ
प्रोडक्ट 15,000। एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है वो 15,000 दे रखी है। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड बाय ₹1,000। अगर आप ये प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको इस प्रोडक्ट को कस्टमर की साइट पर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा और इंस्टॉल करवाने के आपको ₹1,000 देने पड़ेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 15,750 रुपए। एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी 15,750 रुपए है। आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो 10 यूनिट्स दे रखा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी। बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन दिया है मैंने। प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है आपको, वैल्यू शुड बी लोअर ऑफ जो वैल्यूशन होना है वो लोअर ऑफ पर होना है। ए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो बताइए इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको, 15,750। ये तो हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है। और बी है हमारे पास एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। तो एनआरवी हम निकाल सकते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बताइए कितनी थी आपकी, 15,000। ये लीजिए, ये आपकी एनआरवी आ गई। तो अब आपकी एक यूनिट की कॉस्ट तो है 15,750 और एनआरवी है 14,000। तो वैल्यूशन किस पर हो जाएगा, विच एवर इज लोअर, यानी एनआरवी पर। हेंस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 10 इंटू 14,000। ये आंसर आ गया। 1,40,000 आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू।